अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पेरिफेरल नर्व इंजरी से स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले कुछ इनकी टाइप्स पढ़नी है हम लोगों ने। न्यूरोप्लेक्सिया है, इसमें नर्व का सिर्फ फंक्शन लॉस होता है। और सेकंड अपने पास एक्सोनोटोमेसिस है और न्यूरोटोमेसिस है। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसमें लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है और इसका ये एक्सोन है हमारे पास। ठीक है, ये एक्सोन है, ये इसके ऊपर माइलिन शीथ है और एंड पे ये एंडोन्यूरियम में। सही है, अब सबसे पहली टाइप आ जाती है, मैंने आपको बताया था न्यूरोप्लेक्सिया। न्यूरोप्लेक्सिया का वैसे मतलब होता है, न्यूरा मतलब न्यूरॉन, एप्रेक्सिया नॉट फंक्शनिंग। प्रेक्सिया मतलब फंक्शन, एप्रेक्सिया नॉट फंक्शनिंग मतलब न्यूरॉन इज नॉट फंक्शनिंग। कोई कट शट नहीं लगा, कोई मसला नहीं हुआ। इसकी वजह सिर्फ ये होती है, कुछ कंप्रेशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ माइलिन शीथ की कंप्रेशन हुई हुई है, ऐसा ही है। तो बस इसमें कंप्रेशन होती है, माइलिन शीथ सही से काम नहीं करती, एज ए रिजल्ट तो न्यूरॉन में इम्पल्स अच्छी नहीं जाती, इसे कहते हैं न्यूरोप्लेक्सिया। और इसका आपको पता है विदिन लाइक 6 to 8 वीक्स में ये ठीक हो जाते हैं। अगर आपने याद आपको पता हो, बेल्स पाल्सी का केस होता है मोस्टली। बेल्स पाल्सी के पेशेंट होते हैं, फेशियल पाल्सी के साथ आते हैं, अचानक स्लिप हुई होती है, तो मोस्टली वो न्यूरोप्लेक्सिया होता है। और उसमें आपने कुछ स्टेरॉइड्स देने होते हैं और बस उसी से ना वो कुछ अरसे में ठीक हो जाते हैं। साथ में कोई लाइक मैथिक बाल वगैरह इस तरह देना होता है अपनी। अच्छा, आगे चलें तो हमारे पास अगली टाइप है एक्सोनोटोमेसिस। इसमें आप देखें, इसमें एक्सोन डैमेज हो गया, ठीक है, साथ में माइलिन शीथ डैमेज होगी, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू था ना, जिस जो एंडोन्यूरियम था या जो भी बाकी कनेक्टिव टिश्यू था, वो प्रिजर्व है। लेकिन इसमें होगा ये कि अभी डैमेज होने की वजह से जो अगला हिस्सा है ये वाला एक्सोन का, ये खत्म हो जाएगा, ये काम कर नहीं रहा। ऐसा नहीं होगा कि ये मिल जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा और एक्सोन दोबारा ग्रो करेगा। ठीक है, और इसको खत्म होने को कहते हैं वेलेरियन डिजनरेशन। क्या कहते हैं? वेलेरियन डिजनरेशन। तो इसमें सेकंड टाइप में वेलेरियन डिजनरेशन होगी, लेकिन चूंकि अभी कनेक्टिव टिश्यू हमारा प्रिजर्व है तो एक्सोन ग्रो कर जाएगा, आलो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया एक्सोनोटोमेसिस। थर्ड और लास्ट टाइप थी न्यूरोटोमेसिस। इसमें मैंने आपको बताया कि कंप्लीट नर्व कट गया, न्यूरोटोमेसिस। ठीक है, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं बचा और कुछ एक्सोन मतलब डिवीजन, वो भी उसकी भी डिवीजन हो गई है। तो इसमें भी जो अगले वाला हिस्सा है, इसकी वेलेरियन डिजनरेशन हो जाएगी, मतलब ये ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा जो है डिजिटली वो रीजनरेट करने का चांस कम है। इसमें मोस्टली आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। सही है, तो ये कुछ बेसिक्स है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले न्यूरोप्लेक्सिया आ गया, मैंने इसको सारा पढ़ा दिया, आपने देख लेना है। इसमें वेलेरियन डिजनरेशन नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि एक्सोन नहीं कटा। अच्छा, एक्सोनोटोमेसिस में ये होता है कि ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है और वेलेरियन डिजनरेशन होगी, लेकिन क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रिजर्व है, तो एक्सोन रीग्रो कर जाएगा। अच्छा, न्यूरोटोमेसिस में आपको बताया था कि नर्व कट जाएगी, तो मतलब नर्व भी कट जाएगी, उसकी शीथ, उसका कनेक्टिव टिश्यू सब कुछ कट जाएगा और उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है, कंप्लीट रिकवरी इम्पॉसिबल है, पार्शियल हो सकती है। वलेरियन डीजनरेशन आपको मैं समझा चुका हूँ क्या होती है, कि जो एक्सोन के कट, जहाँ से कटा हो, नर्व फाइबर जहाँ से कटा हो, उससे अगले वाला जो एक्सोन है ना, वो डीजनरेट कर जाए। सही है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? यार क्लिनिकल फीचर्स क्या ही हो सकते हैं, बस जिस जगह की नर्व कटी होगी उसके हिसाब से फीचर्स आ जाएंगे। ऐसे ही है कि लाइक कोई मोटर न्यूरॉन नर्व कटी है तो मोटर फंक्शन लॉस होगा, सेंसरी कटी है तो वो होगा, टेंडेंस का रिफ्लेक्स जा सकता है, टच वाइब्रेशन सेंसेशन जा सकती है। समटाइम्स कंप्रेशन होती है तो उससे एक नई तरह की सेंसेशन जैसे पैरेस्थीसियाज डेवलप हो सकते हैं, पिंस बर्निंग नीडल सेंसेशन बन सकती है। ठीक है, अब जो अगला जिस चीज को सप्लाई करी थी, लाइक मसल को सप्लाई करी थी, अगर मैं किसी मसल की काट दूं, सप्लाई नर्व काट दूं, जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में होता है, तो क्या होता है, वो मसल जब डिजनरेट कर जाता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है। अगर ऑटोनोमिक कोई नर्व कटी है तो उसकी उसकी भी डिसफंक्शन हो जाएगा। तो कोई इतनी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम लोगों ने देखना है कि इसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि नर्व कनेक्शन स्टडीज करेंगे या इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूरोप्लेक्सिया को अगली दो टाइप्स से। ठीक है, मतलब अगर हल्का हल्का भी करंट पास करे, इसका मतलब न्यूरोप्लेक्सिया है। बिल्कुल नहीं पास करा तो अगली दो टाइप से। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास देखें, अब ट्रीटमेंट सिंपल सी है। लेट्स सपोज पेशेंट आया और उसकी ओपन इंजरीज है। ओपन इंजरीज मतलब है कि स्किन कटी हुई है
और आपके सामने खुला पड़ा है सब कुछ। अब इसमें आपने देख लेना कि यार अगर तो आपको डिस्ट्री नज़र आ रही है, वीकनेस वगैरह, वो कह रहे हैं मेरी टाँग नहीं महसूस हो रही, हरकत नहीं हो रही, इस तरह का मसला आ रहा है और आपको पता चल गया कि आपको शक है बहुत ज़्यादा कि नर्व इन्वॉल्वमेंट है और पहले से ही टाँग आपके सामने खुली पड़ी है, तो आप क्या करोगे? उसे बंद कर दोगे? आपको चाहिए कि जो खुली पड़ी है उसको देख लो, कहीं नर्व कंप्रेशन आपको नज़र आ रही है उसको रिलीव करवा दो। अगर कोई मुकम्मल डैमेज नज़र आ रहा है और अभी पॉसिबल है उसको ठीक करना तो जल्दी ठीक कर दो। सही है ना? बजाय इसके कि आप उसको छोड़ दो, अरसे बाद देखो जब कुछ हो ना सके। सही है? तो सिंपल सी बात हुई ओपन इंजरीज़। अगर है क्लोज़ इंजरीज़, अब आपका डिसीजन एक एक क्लोज़ इंजरीज़ है और अब वो पेशेंट हमारे पास लाइक प्रेज़ेंट किया है। हमने उसने कह दिया कि लाइक लेट्स सपोज़ फेशियल पाल्सी का पेशेंट आ गया मेरे पास। उसका तो हमें पता होता है लेकिन लेट्स सपोज़ कि हमें नहीं पता कि उसमें कौन किस टाइप की इंजरी है। तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवा लूँगा, ठीक है? अब इसमें मैं नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवा लिया, ये करवा लिया। अब लेट्स सपोज़ आ रही है पल्सेस, मुझे पता चल गया कि न्यूरोप्लेक्सी है। मैं क्या करूँगा? उसे वेट करवा लूँगा, उसे मेडिसिन दूँगा, उसे कहूँगा ठीक हो जाओगे। एक है जिसमें नहीं आ रही बिल्कुल, अब मुझे डर है कि या तो ये है, ये है। तो अब मैं क्या करूँ? अभी भी खोलने से बेहतर है मैं ज़रा वेट कर लूँ, क्या पता है एक्ज़ोनोटोमोसिस हो, है ना? तो एक्ज़ोनोटोमोसिस में थोड़ा आप मेडिसिन दो, थोड़ा वेट कर लो और स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। और लेट्स सपोज़ कि नहीं, मैंने देखा यार इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही और मुझे मतलब अब बहुत ज़्यादा चांस है कि न्यूरोटोमोसिस है, नर्व कटी हुई है। तो अब तो आप देख लो कि अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसका ऑपरेशन कर दो। क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिकवरी तो होने से रही और आपने वेट भी करवा के देख ली है, मेडिसिन भी दे ली है, तो अब उसकी सर्जरी कर दो। ठीक है? सर्जरी में आप क्या कर सकते हो? एक तो डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हो, मतलब जो 2 नर्व्स हैं जो कटी हुई है उसको आपस में जोड़ दो या फिर कोई नई नर्व ग्राफ्टिंग कर दो। सूरल नर्व का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद ही होगा। आई गेस सूरल नर्व ही नाम था। देखिए स्पेसिफिक नर्व इंजरीज़ कौन-कौन सी होती है? वही हमने जो डिस्कस की कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी आ गई और इसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है वो बर्थ ट्रॉमा होते हैं। अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस पैरालिसिस की बात करें तो इसमें मैं आपको अब्स डुशेन पाल्सी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? इसमें होगा क्या अब्स डुशेन पाल्सी में? अगर आप इस बच्चे को, बल्कि हम लोग इसे देखते हैं, इसमें आप देखो जो आपका शोल्डर जॉइंट है ना, वहाँ पे एबडक्शन होगी, एबडक्शन नहीं करवा पाओगे। इसी तरह इंटरनल रोटेशन हुई हुई है, एक्सटर्नल रोटेशन हाल्ट होगी। सही है? इसी तरह अगर आप देखो जो एल्बो जॉइंट है, उस पे इस टाइम क्या हुई हुई है? एक्सटेंशन हुई हुई है, तो फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। और सेकेंडली अगर आप देखो तो प्रोनेशन हुई हुई है, सुपिनेशन नहीं हो पाएगी। सही है? तो इन्हीं चीज़ों से आप याद रख सकते हो कि क्या-क्या इश्यू आएँगे, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ोगे कि अब आपको समझ आ जाएँगे कि एल्बो जॉइंट पे क्या मसला आएगा, शोल्डर जॉइंट पे क्या मसला आएगा, जो मतलब जो जिस पोज़ीशन में है और बाकी नहीं हो पा रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है? उसके अलावा ये वेटेड टिप डिफ़ॉर्मिटी भी इसे कहते हैं। इसके इस तरह से टिप ले रहा हो, तो वेटेड टिप डिफ़ॉर्मिटी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक्सिलरी नर्व आ गई। हमें मालूम है एक्सिलरी नर्व सप्लाई करते हैं डेल्टोइड को। सही है? तो यहाँ मौजूद होती है। डेल्टोइड को सप्लाई करती है और साथ में यहाँ कुछ सेंसरी सप्लाई भी देती है इस एरिया में। तो अगर एक्सिलरी नर्व की डैमेज हो, कब हो सकता है? एंटीरियर जो शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाए या फिर नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो, ठीक है? उससे एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है और उसके अंदर डेल्टोइड मसल पैरालाइज़ हो जाएगा। डेल्टोइड मसल क्या करवाता है? ये एबडक्शन करवाता है, मतलब बाजू का ना इस तरह एबडक्शन करवाता है। शुरू में सुप्रास्पाइनेटस करवाता है थोड़ा-सा और उसके बाद आगे सारी ये करवाता है। ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, साथ में सेंसरी लॉस ओवर स्मॉल, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं रेजिमेंटल बैच कहते हैं। हाँ, मतलब इतने से एरिया पे ना, लोअर डेल्टोइड पे एरिया पे, वहाँ पे आपकी सेंसरी सप्लाई हाल्ट होगी, तो मतलब उसे मसला होगा तो उसे कहेंगे रेजिमेंटल बैच। खैर, ऐसा तो कहते हैं कि इसमें ना, अब आपने कैसे टेस्ट करते हो? सिंपल सा तरीका है, आपको मैंने बताया कि लेट्स सपोज़ ये बंदा है हमारे पास, तो इसके जो 15 डिग्री तक आर्म की एबिडक्शन है ना, ये आर्म है, इसकी 15 डिग्री तक एबिडक्शन वो सुप्रास्पाइनल टेस्ट कराता है, मतलब वो तो इसके कंट्रोल में है नहीं। और जो 90 डिग्री है उससे ऊपर जो है वो भी आई गेस लेटिसिमस डोर्साई करवाते हैं। सही है? तो जो बीच बीच वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें डेल्टोइड करवाते हैं। तो इसके दौरान आपने एब्डक्शन करवा के देख लेनी है, अगर हो रही है तो डेल्टोइड ठीक है, नहीं हो रही तो नहीं ठीक। लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है, ये अपने पास स्ट्रेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। स्ट्रेटस एंटीरियर क्या काम करता है? ये
जो अपने पास स्कैपुला है ना, उसको चेस्ट वाल के साथ लगा के रखते हैं, ये काम करते हैं, सही है। लेकिन अब जब इसमें लॉन्ग थोरैसिक नर्व की इंजरी हो जाएगी तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगी। और इसके टेस्ट के बारे में आपको पता ही है, सीएटस वाल टेस्ट। बंदे को 2 फीट दूर खड़ा करते हैं दीवार से और उसे कहते हैं कि दीवार के ऊपर जोर लगाओ। जो वो जोर लगाता है तो उसका ऐसे स्कैपुला विजिबल हो जाते हैं। तो अपने पास रेडियल नर्व आ जाती है। रेडियल नर्व का एक तो मैं आपको वो दिखा के आया हूँ ना, जो क्या कहते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी है, वो दिखा के आए हैं। उसके अलावा आप देखो किस-किस मसल को सप्लाई करते हैं रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व है ना, अव्वल तो पहले ये मोस्ट कॉमनली इंजर कहाँ होती है? ये होती है रेडियल ग्रूव के अंदर। ये हमारे पास जो ह्यूमरस वाला एरिया है, 1 मिनट। ये जो ह्यूमरस है ना, ह्यूमरस के शैफ्ट पे गुजरी होती है रेडियल ग्रूव और उसके अंदर से गुजरी होती है रेडियल नर्व। तो जब भी शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है ना, तब रेडियल नर्व इंजर होती है, सही है। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, इसने कौन कौन से मसल्स, इसका मतलब हमने ये भी देखने डैमेज हो गए। सबसे पहले आ गया ब्रेकियोरेडियलिस। ये सारे मसल्स हम ये ट्राइसेप्स को फिलहाल बाद में डिस्कस करते हैं, बाकी इनको डिस्कस करते हैं। पहला आ गया ब्रेकियोरेडियलिस, सही है। अब सिंपली पता है कैसे याद रखो इसे, कि अगर आप रेडियल साइड को ऊपर करो, रेडियल एंड को ऊपर करो, तो जो फ्लेक्शन होती है ना हाथ में, वो ब्रेकियोरेडियलिस करवाएगा। अब देखो इसका रेडियल जो साइड है फोर आर्म की, वो ऊपर की तरफ है, मतलब कह लो पार्शियल सुपिनेशन। ये जो पार्शियली सुपिनेटेड होता है ना, या पार्शियली प्रोनेटेड होता है हाथ, उस कंडीशन में जो फ्लेक्शन हो रही होती है वो ब्रेकियोरेडियलिस कराते हैं। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है। इसी तरह आप उसको इस पोजीशन में लेके आओ और फ्लेक्शन करो अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपको वीकनेस या बिल्कुल कमजोरी पता चल जाएगा। अच्छा, एक क्लासिकल चीज जो आपने याद रखनी है ना रेडियल नर्व के डैमेज के साथ, वो है रिस्ट ड्रॉप। रेडियल नर्व जो है ना, रिस्ट के तमाम एक्सटेंसर को सप्लाई करती है, बड़ा डायरेक्टली बड़ा इनडायरेक्टली, सही है। लाइक जो कुछ को डायरेक्टली इसकी मेन ब्रांच सप्लाई कर देती है, कुछ को इसकी ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटीरियर ब्रांच। या आपने नाम याद नहीं भी रखने, बस आप इतना याद रख लो कि जितने भी एक्सटेंसर्स है ना, उनको सप्लाई करती है रिस्ट। तो अगर सॉरी रेडियल नर्व अगर वो डैमेज हो ना, जिस तरह के हमारे पास सैटरडे नाइट पाल्सी में होता है, तो ये रिस्ट ड्रॉप होना एक बड़ी क्लासिकल फाइंडिंग है रेडियल नर्व डैमेज की, ये भी आपको पता है। एक्सटेंसर डिजिटोरम, अच्छा ना सिर्फ जो रेडियल नर्व है वो रिस्ट पे एक्सटेंशन करवाती है, बल्कि डिजिट्स में भी, मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स में भी और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स में भी कुछ हद तक एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इफेक्ट होगी। अच्छा, उसके बाद अपने पास अगर ट्राइसेप्स मसल, अब ट्राइसेप्स मसल को भी सप्लाई करती है रेडियल नर्व। अगर आप अभी तक आप इस बात का अंदाजा लगाओ ना, अब मैं आपको कोई इमेज तो नहीं है मैं कि आपको दिखा पाऊँ, लेकिन अगर आप सोचो तो लेट्स सपोज इसी इसी को आगे बढ़ाएं, इसी बाजू को, तो आप देखो बैक साइड के मसल को सप्लाई करिए। ट्राइसेप्स भी पीछे खड़ा है, एक्सटेंसर्स भी रिस्ट के यहाँ खड़े हैं, डिजिट्स के एक्सटेंसर्स भी यहाँ है, लेकिन बैक साइड के जो सारे मसल्स है ना, उनको सप्लाई करिए हमारी रेडियल नर्व। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। एक ब्रेको रेडियस था, लेकिन जो रेडियल साइड पे थोड़ा सा आ जाता है, दरमियान में से वो थोड़ा सा फ्रंट पे आ जाता है, तो ये एक मसल था। बाकी तो आप देखो कि ट्राइसेप्स आ गया, एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट आ गया, एक्सटेंसर्स ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, तो खैर अब ट्राइसेप्स के बारे में वो ये कहते हैं कि अगर तो रेडियल ग्रूव के ऊपर फ्रैक्चर हो ना, मतलब रेडियल ग्रूव से पहले फ्रैक्चर हो, तब ट्राइसेप्स इफेक्ट होता है, क्योंकि ट्राइसेप्स की सप्लाई पहले निकल आती है रेडियल ग्रूव में जाने से पहले। बस ये बात अपनी याद रखनी है। उसके पास मीडियन नर्व आ जाती है। मीडियन नर्व की बात करें तो ये यार एल्बो जॉइंट पे भी हो सकती है, मतलब लेकिन इतना नहीं इसके बारे में इतना इतना कॉमनली सुना नहीं है। ज्यादातर इसके रिस्ट जॉइंट पे इसकी सुना है इसके मसलों को, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम आपने सुना होगा, है ना। वो जब मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, तो उधर इसकी इंजरीज के बारे में, या फिर किसी ने काटी है अपनी रिस्ट काटी है, कलाई काटी है और उसने ज्यादा डीप काटी है, फ्लेक्सर रेक्टम के नीचे तक गया है, तो वहां पे मीडियन नर्व डैमेज होगी। अच्छा, जो मीडियन नर्व की सप्लाई हमने देखनी है, जो मीडियन नर्व है ना, ये कई मसल्स को सप्लाई करती है। फोर आर्म के जो मसल्स हैं वो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस फ्लेक्सस, एक तो अंगूठे का और दूसरा डिजिट्स का। ये फोर आर्म के मसल हैं, एक्चुअली इनकी बॉडी फोर आर्म पड़ी है और यहाँ टेंडन आ रहे होते हैं, सही है। तो दो मसल्स आपने याद रखने हैं। एक आ गया फ्लेक्सर पॉलिसिस लोंगस, मतलब अंगूठे का फ्लेक्सर,
कैसे चेक करोगे वो फंक्शनल है कि नहीं? बस फ्लेक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस करा के देख लो, इजी। अच्छा जी, फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम आ गया, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, दो होते हैं, दोनों को यही सप्लाई करती है, लेकिन प्रोफंडस जो है ना डीप वाला, उसका लेटरल साइड को सप्लाई करती है, मीडियल साइड को नहीं, उसको अल्नर करती है। तो मतलब इन शॉर्ट फ्लेक्सस को सप्लाई करते हैं डिजिट्स के, ठीक है, हैंड्स के। तो इसमें आपने कैसे कैसे चेक करोगे? बस यही है कि इनकी फ्लेक्शन करा के देख लो, वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, सही है। अच्छा, अगर वो कहते हैं, देखो मैं आपको बताया ना कि ये अपने पास लेटरल हाफ को सप्लाई करते हैं, सही है। तो लेटरल हाफ में अपने थंब आ जाते हैं, इंडेक्स फिंगर आ जाती है। अब लेट्स सपोज किसी बंदे की अगर डिफॉल्ट इसका मीडियन नर्व कटी हुई है और उसको हम कहें कि अपनी फ्लेक्स करो उंगलियों को, तो वो ये मिडिल साइड वाली दो तो कर लेगा, इनको तो कर लेगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली है, लेटरल साइड वाली है, उनको नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट पॉइंटिंग इंडेक्स साइन होगा, पॉइंटिंग इंडेक्स मतलब इंडेक्स फिंगर पीछे रह जाएगी, बाकी हो जाएंगे कुछ ना कुछ। अच्छा, एबडक्टर पॉलिसिस, अब है ना, ये हो गया अपने पास फोर आर्म के कुछ दो मसल्स जो हमने पढ़े हैं, बड़े सिंपल से हैं, फ्लेक्सर अंगूठे का और फ्लेक्सर डिजिट्स का, कोई मसला ही नहीं है। अब हमने इसके मसल्स देखने हैं जो इसने हैंड को मसल सप्लाई करती है। उसमें एक निमोनिक है लोफ मसल्स, लोफ, लोफ में अब कौन कौन से आते हैं? दो लुम्ब्रिकल्स हैं और ओपोनेंस पॉलिसिस हैं, एबडक्टर पॉलिसिस है, साथ में फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है। लेकिन चलो, अगर अपने सारे चारों याद नहीं भी रखने ना, तो दो जो हमने बुक में लिखे हैं, ओपोनेंस पॉलिसिस याद कर लें और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस याद कर लें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देख तो आपको समझाता हूँ, ओपोजिशन तो आपको पता होगा, लाइक थंब को लिटिल फिंगर के साथ लगाना, उसकी टिप को ना लिटिल फिंगर की टिप के साथ लगाना, इसको कहते हैं ओपोजिशन। मुझे कहीं आम की पिक्चर मिल जाए, बल्कि चलें हम खुद बना लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखो यार कि लेट्स सपोज एक बंदे का हैंड है, ठीक है। तो एक तो ये लोब से आपने याद कर लेने हैं मसल्स। पहला है लुम्ब्रिकल्स, लुम्ब्रिकल्स खैर छोड़ो, यहाँ चार लुम्ब्रिकल्स होते हैं, दो को ये सप्लाई करती है, दो को लेटरल है, दो को मीडियन सप्लाई करती है और बाकी दो को अल्नर सप्लाई करती है। फिर आ गया ओपोनेंस, ओपोनेंस को सप्लाई करेगी मेजरली, ओपोजिशन कराएगी। दूसरा आ गया एबडक्टर, एबडक्टर एडक्शन में असल में तस्वीर बनाने का ये मकसद है। आप ये देखो कि जो मीडियन नर्व इस साइड से आ रही है और अल्नर नर्व इस साइड से आ रही है, सही है। तो जो मीडियन नर्व है ना, आपने यूं याद रखना है, मीडियन नर्व थंब को अपनी तरफ खींचती है, एबडक्शन कराती है, ए बी डक्शन, ए बी डक्शन, एबडक्शन करवाती है। जबकि जो अपने पास अल्नर नर्व है, वो अपनी तरफ खींचती है, मतलब एडक्शन करवाती है। तो इससे आप ना याद कर सकते हो कि मीडियन नर्व क्या करवाती है और अल्नर नर्व क्या करवाती है। लास्ट अपने पास आ गया फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो वो भी मतलब थंब का मसला है। तो अगर आप देखो तो मीडियन नर्व ना मोस्टली थंब की थिनार एमिनेंस के मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। जो थिनार यहाँ एक हाइपोथिनार इधर होता है और थिनार इधर होता है, तो थिनार के मसल्स को सप्लाई करती है। चलो, अब इसमें आप देखो कि अगर ओपोनेंस पॉलिसिस का मसला होगा कैसे पता चलेगा? ओपोजिशन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। और अगर एबडक्टर पॉलिसिस का मसला होगा तो एबडक्शन नहीं होगी। तो इतना इसमें इसमें देख लें, उसको क्या कहते हैं, पेशेंट को कहना है कि अपना हाथ सीधा रखो टेबल के ऊपर, और उसको ना थंब को, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा पास करके थंब से थोड़ा सा, आप कह लो कि साइड पे करके एक पेन हवा में थोड़ा सा रख देते हैं, उसे कहते हैं उसको टच करो, वो abduction करनी पड़ेगी उसके लिए, वो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह ओपोनेंस पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अपने पास भी आ गया अल्नर। अच्छा जी, अब अल्नर नर्व जो है ना, ये मोस्टली इसकी जो सप्लाई है वो अपने पास होती है हाथ के मसल्स को। जो मीडियन नर्व हमने वो देखी है ना, मीडियन नर्व की ने जितने हाथ के मसल्स सप्लाई किए, लो ऑफ मसल्स, उसके अलावा जितने भी हाथ के मसल्स है ना, वो सारे अल्नर नर्व सप्लाई करती है। और इसकी सबसे कॉमन साइड क्या इंजरी की? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। अगर आपको पता, अगर आपने नोट किया हो, तो अक्सर आपको करंट लगता है जब कोर्निया पे कहीं लग जाए ना किसी चीज पे, तो आपको करंट सा लगता है। वो अल्नर नर्व की वजह से होता है, क्योंकि मीडियल एपिकोंडाइल के बिल्कुल पीछे से अल्नर नर्व गुजर रही होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक तो ये तो मसला आ गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये वैसे एक्चुअली फोरआर्म का मसल है, ठीक है। और अब हमारे पास होता ही ये है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है। ये दोनों मसल्स आपको मैं डिटेल्स आपको पढ़ा के आया हूँ, अगर आपको याद हो। एक मिनट, आप देखें फ्लेक्सर, नहीं बल्कि
चलें, फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस है। अब ये क्या होता है, जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है और फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस है ना, ये दोनों मिलके जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, फ्लेक्शन होती है रिस्ट में, सही है। अब जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है उसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व, जबकि जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस है उसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। अब लेट्स सपोज अगर अल्नर नर्व का डैमेज होगा तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस नहीं करेगा फ्लेक्शन, कंट्रैक्शन नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट जो मीडियन नर्व होगी वो अपनी तरफ खींच लेगी रिस्ट को, सही है। तो ये एक साइन आ जाता है, इसके अंदर रेडियल डेविएशन, रेडियल साइड पे डेविएशन हो जाएगी। ये अपने इंट्रोशियस मसल्स होते हैं, ये भी हाथ के मसल्स हैं जो कि अल्नर सप्लाई करती है, इनको देख लेने हैं। और फर्स्ट पाल्मर इंट्रोशियस और एडेक्टर पोलिसिस उसके लिए एक टेस्ट होता है। तो इसमें यही होता है सिंपली, बस आप देखो कि आपने इस तरह होल्ड करवाना होता है, और अगर उस बंदे की वीकनेस हो ना, तो एडेक्टर पोलिसिस की अगर वीकनेस हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो ना अपनी उंगली को ऐसे फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। मतलब वो इसी सिर्फ इस फॉर्म में नहीं होल्ड कर पाएगा, उसको फ्लेक्शन करनी पड़ेगी उंगली अंगूठे की, और वो फ्लेक्शन करेगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो एडेक्टर पोलिसिस है उसकी वीकनेस है। फिर अपने पास सियाटिक नर्व आ गई, ये बड़ी मेन नर्व है अपनी लेग की, आपको आइडिया है ही इसका। आगे से फेमोरल नर्व होती है, तो पीछे से अपने पास ये सियाटिक नर्व होती है। फेमोरल नर्व तो थाई की बस ये जो एडेक्टर्स को कुछ सप्लाई कर लेती है, और जो फ्रंट साइड है आपके कह लो कि हिप के फ्लेक्सस को सप्लाई कर देती है, बाकी सारी टांग को सियाटिक नर्व में सप्लाई करना होता है। इसकी ना इंजरी इतनी कॉमन नहीं है, वैसे आपको पता है कि सियाटिका हो सकता है। एक तो पेल्वी हिप फ्रैक्चर वगैरह में हो सकता है, सर्जरी में हो सकता है। उसके अलावा आप ये भी आइडिया है कि अगर इंट्राग्लूटियल हम इंजेक्शन लगवाएं और सही जगह पे ना लगे तो उससे भी सियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है। खैर, अच्छा अपने पास वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉमन पेरोनियल नर्व। आपको फिबुला तो पता ही है कि ये हमारे पास फीमर है और ये नीचे टीबिया है और ये साथ में फिबुला होती है। फिबुला का ये जो हेड होता है ना, इसके साथ से ऐसे घूम के आ रही होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। इसको कॉमन फिबुलर नर्व भी कहते हैं, क्योंकि फिबुला के हेड से गुजर के आती है ना, और इसने आगे जाके डिवाइड होना होता है। तो खैर जो कॉमन जो हेड ऑफ फिबुला पे ना अगर इंजरी हो तो उसकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो जाती है और बंदे को फुट ड्रॉप हो जाता है, सही है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा अपने पास टीबियल नर्व आ गई, तो टीबियल नर्व है वो काफ के मसल्स को सप्लाई करती है, और बाकी इनके बस अपने को देख लेना है थोड़ा सा। मैनेजमेंट की बात करें, यार मैनेजमेंट की सिंपल सा तरीका है, वो तो आपने कहते हैं प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल पहले अपने याद रखने हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो मसल्स है ना, मतलब जिस भी अब कोई कोई लेट्स सपोज कोई नर्व डैमेज हुई है और हमने सोचना है उसको ठीक करना है कि नहीं करना, हम ये देखने लगे हैं। या अगर सपोज डैमेज हुई है और हमारे पास पेशेंट आया तो हमने कैसे मैनेज करना है। तो क्या है भाई, दो प्रिंसिपल आपने पहले याद रखने हैं इंटरवेंशन करने से पहले। पहला प्रिंसिपल ये कि मसल्स ठीक हो, जिस नर्व को ठीक करने जा रहे हो ना आगे मसल्स ठीक हो। लाइक बल्ब को ठीक करने अगर आप चलाने जा रहे हो ना और तार बदलने लगे हो तो पहले ये भी चेक करो कि बल्ब ठीक हो। बल्ब ठीक नहीं है, तार बदलने से फायदा कोई नहीं, सही है। तो कुछ इसी तरह वाली बात है कि अगर मसल्स डैमेज हो गए हैं, डिजेनरेट हो गए हैं, तो अब आप सप्लाई के ठीक कर भी देते हो ना तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसलिए पहले इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज करके आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर ये है कि मैक्सिमम टाइम इतना हो 1 साल का होता है मोटर नर्व के लिए, और सेंसिंग नर्व के लिए तकरीबन 1.5 साल का मैक्सिमम टाइम है। अब अपने पास आ जाता है कि ये सिंपल सा है कि नर्व इंजरी हुई है, उसमें आप देखो कि इंसीज्ड वुंड है या ब्लंट इंजरी है। अगर इंसाइज्ड है तो मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली नर्व कट गई है, और अगर कट गई है तो उसमें फिर आपको इतना सोचना क्या, आप एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ द नर्व करो, और उसको देखो। आप प्राइमरी रिपेयर भी कर सकते हो। प्राइमरी रिपेयर यही है कि मतलब डायरेक्टली जो 2 कटे हुए एंड उनको जोड़ देना आपस में। उसके लिए उसने वो धागे का नाम लिखा है, इसको आप छोड़ दें। और नर्व ग्राफ्ट कर सकते हो कहीं और से उठा के, अगर ज़्यादा कटी हुई है। और अगर और किसी और ग्रुप ऑफ मसल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो। है यूजफुल इन लोअर इंजरीज और हाई इंजरीज, सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अब लेट्स सपोज कि ब्लंट इंजरी थी, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि तीन, अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, 3 हफ्तों के लिए इवैल्यूएट करेंगे और बुलाएंगे, क्लिनिकली देखेंगे, सारे जो टेस्ट वगैरह उसके रिलेटेड करवाएंगे, साथ में नर्व कंडक्शन स्टडीज करवा लेंगे, उसमें देख लेंगे, बेस लाइन वैल्यूएशन कर लेंगे कि पता चल जाएगा कि हाँ कोई क्या सूरत हाल है, अभी तक कुछ बेहतरी आई है कि नहीं है। उसके बाद फिर 3 माह बाद दोबारा आए, पहले 3 हफ्तों बाद, फिर 3 माह बाद। उसमें भी यही है कि दोबारा यही देखेंगे, टेस्ट करवाएंगे, और इसमें इस टाइम हम लोगों ने अपना प्लान सेट करना है। अब हम देखेंगे कि जब 3 हफ्ते पहले जो जो मतलब लाइक 3 हफ्ते बाद बुला के देखा था, उससे अब तक कितना बेहतरी आई है। अगर तो आपको लगता है कि बेहतरी आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे? आप ऑपरेशन कर दोगे? नहीं, आपको पता है बेहतरी आ रही है, आप उसको चलने दोगे,
ठीक है? अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो आप उसको कंज़र्वेटिवली मैनेज करोगे, अगर नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपको आइडिया हो गया कि नहीं यार इसने नहीं ठीक होना है ऐसे, तो आप उसको ऑपरेशन की तरफ ले जाओ। कोई मतलब ऐसी मतलब इतनी परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। सिंपल सी मतलब केस था। आपने देखा कटी है तो फ़ौरन मैनेज करो। अभी आइडिया नहीं है कटी कि नहीं कटी, ब्लंट इंजरी है तो 3 हफ्ते का वेट करने दो। उसमें उसमें ये होगा कि 3 हफ्तों तक है ना, अगर अगर सिर्फ न्यूरोप्लेक्सिया हो तो ठीक हो जाएगा। 3 हफ्ते बाद बुला के देख लो। अगर आपको लगे कि यार ये तो ठीक हो गया है, फिर अभी मतलब उससे आप कुछ आइडिया हो जाएगा, एक बेसलाइन आपके आ जाएगा कि यार ये सूरत-हाल है अभी तक। 3 माह बाद दोबारा देख लो, बिल्कुल ठीक हो गया या फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ तो उससे आप उसको फर्दर मैनेज कर लोगे। बस इतनी सी बात है, ये अपने पास खत्म हो जाता है।